अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिटीजन डिबेटिंग क्लब के पॉडकास्ट प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूं। और आज का हमारा उन्वान है बजट पे चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर का बजट आ चुका है। और बजट को आसान ज़बान में जानने के लिए हमें किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम शुक्रगुजार है तारिक मसूद साहब के, जो डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट एशियन स्टडीज़ में 2015 से असिस्टेंट प्रोफेसर है। सर हमें आसान ज़बान में बजट को समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट जो होता है उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो आम इंसान के लिए समझना मुश्किल होता है। और उसी चीज़ को आसान करने के लिए तारिक मसूद साहब हैं, और वो एक कमेंट देंगे, बजट पे समराइज़ करेंगे कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं जो यूथ के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए। तो थोड़ा हम समराइज़ कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में हम कुछ सवालात जो हमारी ऑडियंस से हमें आए हैं वो हम सर से करेंगे। सर बजट पर हम जानना चाहते हैं, आप बजट को किस तरह से देखते हैं? आम आदमी के लिए इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं? आप थोड़ा समराइज़ कर दीजिए बजट को। ये पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके क्लब का, आसिफ साहब का इनवाइट करने के लिए और इस डिस्कशन के लिए। जब बजट को हम देखते हैं, इट डिपेंड्स फ्रॉम विच परस्पेक्टिव यू आर लुकिंग एट द बजट। सो यू कैन लुक एट बजट फ्रॉम ए पॉपुलर perspective, whether everyone is getting things in budget or not. So that is one perspective, that who is getting what in the overall pie. Then इंग्लिश में ठीक है। नहीं सर, आम ज़बान में रखेंगे, थोड़ा अच्छा, ऑडियंस की रीच ज़्यादा ठीक रहेगी। ठीक। ओके, तो एक तो ये है कि किसको क्या मिला बजट में, ठीक है। दूसरा नज़रिया ये हो सकता है कि जो इकोनॉमी है उसके लिए बजट है, लॉन्ग टर्म विज़न के लिए कैसा है बजट। तो ये दो अलग अलग नज़रिए। ज़्यादातर डिस्कशन जो बजट को लेकर होता है पॉपुलर मीडिया में, वो वो उसका फोकस रहता है कि किसको क्या मिले बजट, ठीक है। तो ये बजट उस सेंस में अगर जब आप देखते हैं कि किसको इसमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे भी लोगों के अपने अपने इश्यूज हैं कि शायद बजट अच्छा नहीं है। जो लोगों का है कि भाई इसमें एग्रीकल्चर को भी उतना एलोकेशन नहीं हुआ है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी प्रॉपर नहीं है। तो लेकिन हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म विजन पे करें बजट को लेकर, क्योंकि हम जनरली हम अवॉइड करते हैं बजट पे बहुत ज़्यादा कुछ, क्योंकि बजट को मतलब ओवर हाइप है बजट को लेकर कि बजट बहुत मैटर करता है इकोनॉमी में, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो तीन चीज़ें हैं, मतलब एक तो ये है कि वट आर द ओवरऑल विजन ऑफ द इकोनॉमी, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव फाइनेंशियल मीन्स, जो बजट है कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना रिसोर्सेस हैं, और ये एलोकेशन है उसका कि हम कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इम्प्लीमेंटेशन, कि ठीक है हमारा ये विज़न है और ये रिसोर्सेस हैं, अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो मैटर, ठीक है। तो बजट कम्स इन बिटवीन, उनके बीच में कि बजट का क्या रोल, ठीक है। बजट में जब हम देखते हैं तो बजट सिंपली क्या है, देन यू हैव अ फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। नो द ओनली थिंग इज कि उसको आप कैसे यूज कर, कितना जुडिशियस यूज है कि उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर। भाई पैसा तो उतना ही, रिसोर्सेस तो उतना ही है जो पिछले साल आपका रिसोर्सेस है, उसे आपको यूज करना है। तो बजट को इस सेंस में देखना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म विजन है कंट्री का, जो इकोनॉमी का, क्या ये उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं। सभी को तो खुश नहीं किया जा सकता बजट जी। से, ये सभी को खुश कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटर ये है कि आप उस सेंस में देखें, लॉन्ग टर्म विजन, और लॉन्ग टर्म विजन जो होगा वो सबके लिए फायदे का होगा। जी जी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, किसी पर्टिकुलर एक्टर को इकोनॉमी में, उसमें बजट में बहुत ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बजट जो है हेल्प करता है इकोनॉमी को तो सभी का फायदा है। जी। और सर एक सवाल हमारा ये है कि लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। तो थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स
regime में जो मेजर डिफरेंस है, इट इज़ अबाउट, दे आर सेइंग दैट कि हम इसको सिंप्लीफाई कर, ठीक है। पहले वाला कॉम्प्लेक्स था और अभी वाला जो है वो इजी है, क्योंकि वो पहले का जो रिजीम था वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए जाते थे और वो सब सब कुछ कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कि अगर आप अपना ही रिटर्न फाइल करने के लिए बैठते हैं तो आप इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, यू नीड ओपिनियन ऑफ सम एक्सपर्ट उसमें। तो हम इसको सिंप्लीफाई, ठीक तो है। लेकिन इन दैट प्रोसेस दे आर मूविंग अवे फ्रॉम एग्जाम्शन, कि मैंने कोई एग्जाम्शन नहीं होगा आप, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना रिबेट मिलेगा। आपने होम लोन लिया, होम लोन शायद न्यू में भी है, तो उन सबको हटाकर हम सिंपली ये करेंगे कि ये टैक्स रेंज है और इसका ये टैक्स रेट है, ठीक। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इज गुड, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि व्हेन इट कम्स टू रिबेट्स, okay, so there was basically in the past we were trying to nudge कि लोगों को इन्वेस्टमेंट भी कराना ज़रूरी है, कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें लोग, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या बोलते हो कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अल्टीमेटली यू विल गेट सम रिबेट, ठीक है। तो लोग उस वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड देन इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि इट इज सिंपली फॉर, इट इज फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। लेकिन हम बहुत सारे जो और पर्पस थे उस ओल्ड रिजीम के, वो लूज कर रहे हैं नाउ, वेदर इट इज गुड फॉर द टैक्स पेयर्स और नॉट। तो अभी कुछ जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि अराउंड 60% पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स न्यू रिजीम, बिकॉज अभी हमें बस दोनों ऑप्शन है कि हम ओल्ड रिजीम जी पे जी। भी जा सकते हैं या न्यू रिजीम चूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छे खासे लोग अभी भी ओल्ड रिजीम को चूज कर रहे हैं। मतलब ये इतना उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अगर ये अच्छा ही होता, इतना क्लियर कट होता कि ये सही है, तो शायद सभी लोग स्विच कर जाते। लेकिन अभी भी अच्छे खासे लोग उस रिजीम को चूज कर रहे हैं जो ओल्ड रिजीम। तो सर ये जो है ओल्ड और न्यू रिजीम है, ये मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फायदा करती है या कोई भी इसमें मूव कर सकता है? नहीं, वो तो ऑप्शन ओपन है अभी, ठीक है। कि कोई भी सैलरीड बंदा मूव कर सकता जी। है, ओल्ड में रह सकता है। डिफॉल्ट इज दिस न्यू रिजीम। अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से जो है अप्लाई करके फॉर्म वॉर्म भर के आप ओल्ड पे जा सकते ओके सर, एक क्वेश्चन हमारा ये है सर कि अभी बजट में क्लियरली मेंशन किया गया है अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए हैं। 15,000 रुपीज़ को एलोकेट किया गया है। हम्म, और जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि मेवात, बहराइच और हम्म, श्रावस्ती हम्म, ये मतलब इंडिया के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, हम्म, जिनका सोशियो इकोनॉमिक जो है स्टेटस बहुत डाउन है। हम्म, तो सर अगर जो है अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए 26,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड हैं, तो फिर इन डिस्ट्रिक्ट को वो फंड एलोकेट क्यों नहीं किया गया? तो क्या नीति आयोग की रिपोर्ट मैटर नहीं करती जब बजट बनाया जाता है? हम्म। इस पे कमेंट कीजिए सर। अब यही इसी को जो हमने पहले कहा कि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के, वो जुडिशियस यूज जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रियोरिटीज के, कि आपकी प्रियोरिटी है कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। तो उसी पे डिपेंड करेगा कि भाई हमारा पर्पस जो है वो है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, सभी रीजन साथ में ग्रो कर, ठीक है। अगर आपका पर्पस, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन भी रिसोर्सेज का वैसे ही करोगे। जब आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो करेंगे। रीजनल इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अब हम सबको पता है। देयर आर रीजन which are backward, extremely backward region, और कुछ ऐसे भी हैं जो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो बजट में जो एक्सरसाइज की जाती है, तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो प्योरली इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे हो, जी। लेकिन क्योंकि वो साथ में पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं
आपको इस बजट में भी विजिबल है कि जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो पॉलिटिकल कंपल्शन के बेस पे हुआ है शायद। तो जो बैकवर्ड रीजन है जो आपने मेंशन किया नीति आयोग का काम, क्योंकि नीति आयोग आपको पता है पहले प्लानिंग कमीशन था, जी जी जी। और प्लानिंग कमीशन वाज रियल इंस्टीट्यूशन, वो उसके पास फाइनेंशियल पावर था। नीति आयोग सिंपली जो है एडवाइस गवर्नमेंट को जी सजेस्ट करता है, जी सपोर्ट करता है कि हाँ ये कर। तो उनका रिसर्च ठीक है, और रिसर्च जो है वो कंपेटेबल भी है। जो जनरल ओपिनियन है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं और उनको कंटिन्यू इग्नोर किया गया है। जो आप बहराइच, श्रावस्ती, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसके लिए अलग से बहुत टाइम से ये है कि वहाँ पे बाढ़ की प्रॉब्लम है या जो भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई भी एक्सप्रेस वे अभी तक उधर से नहीं पास हो रहा है आसपास, तो उस पर लोकेशन होना चाहिए बिल्कुल, और इसमें नहीं हुआ। सर, एक सवाल ये था कि बिहार को बजट में 60,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है, और वहाँ पर जो भी रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हुआ है, लाइक ब्रिज, बहुत हम्म सारे आपने देखे होंगे वो गिर रहे थे। हम्म और हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉवर्टी जो है मोर देन 40% है, लाइक एमपी, झारखंड, इवन यूपी। तो अगर हम बिहार को इंक्लूड कर रहे हैं बजट में, हम्म जहाँ पर एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, हम्म जो वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जी, उसके बावजूद भी वहाँ 60,000 करोड़ का फंड दिया गया है। हम्म लेकिन अगर आपने बैकवर्डनेस और पॉवर्टी के बेस पर फंड एलोकेट किया है, हम्म तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की ज़रूरत तो यूपी, एमपी और झारखंड को भी है। तो सर, यहाँ पर स्पेशली मेंशन क्यों नहीं गया गया बजट के लिए? क्या ये फिर से मतलब रीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है? तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो इस पर जी। क्या कहेंगे आप? देखिए, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का, बेटर तो ये होगा कि इफ़ गवर्नमेंट एडॉप्ट सम फार्मूला कि हम इस बुनियाद पे करेंगे। ये भी हो सकता है कि भाई जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तो दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि कौन सा स्टेट रिसोर्स ज़्यादा जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसका ज़्यादा हक है उस जी पे, या वो स्टेट जो कि रिसोर्स कम जनरेट कर रहा है लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसका ज़्यादा हक है उस पे। इसमें मिडिल ग्राउंड है, मतलब जनरली गवर्नमेंट लेती है कि भाई हाँ जो जनरेट कर रहा है हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और जो जहाँ ज़रूरत है उसको भी नहीं कर सकते हैं। बिहार का एलोकेशन ठीक है, हम सबको पता है कि बिहार या जो भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं कुछ, तो वहाँ पे है इश्यूज, और वो बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज, उन चीज़ों की बात तो काफ़ी टाइम से चल रही है। द इशू इज़ कि इस बजट को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो न्यू पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, तो उसका टच है उसमें कि यूपी का लोकेशन भी बहुत खास करके ईस्टर्न यूपी जो बैकवर्ड, उसका लोकेशन नहीं किया गया, उसमें जिक्र भी नहीं है कहीं से, तो वो एक इशू। सर, तो ये डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं, तो इट मीन्स कोalition जो गवर्नमेंट है उसके बेसिस पर जो है फंड एलोकेट हो रहे हैं। हम्म तो इट मीन्स के अगर जो है कोalition गवर्नमेंट और ज़्यादा मतलब पार्टी का मतलब कंट्रीब्यूशन हो, हम्म तो इस हिसाब से मतलब जैसे कि यूपी की भी ज़रूरत पड़ती, झारखंड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। तो हम्म इस वजह से तो ये डेवलप करेंगे, मतलब इससे तो कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं ना कि जो है जो दैट इज। कंप्लीट मेजोरिटी की जो गवर्नमेंट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, और जितनी कोalition गवर्नमेंट होगी तो डेवलपमेंट तो ज़्यादा बढ़ जाएगा इस हिसाब से। जो बजट एलोकेशन तो हमें यही दिखाता है। No, the real problem is that you don't have long term vision for the government. जो असली मसला है, इन द पास्ट हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन मैंने प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत है या नहीं है वो एक अलग डिबेट है। बट वो किसी कुछ सेंस में लोग कहते हैं कि सिम्बोलाइजेस सोशलिज्म, तो हमें मार्केट पे हम जा रहे हैं, नहीं चाहिए। लेकिन प्लानिंग कमीशन से क्या था कि दैट वी हैड लॉन्ग टर्म विजन। प्लानिंग कमीशन एटलीस्ट 5 साल का विजन सेट करता था, वेल डिफाइंड विजन कि हमें इन इन रीजन्स को डेवलप करना है, हमें इन इन सेक्टर्स को डेवलप करना है। तो जो बजट होता था मोस्टली
बजट वॉज इन लाइन विद द विजन्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक, अभी का इशू क्या है, एंड वी हैव विजन्स एवरीवेयर। इफ यू लुक सऊदी अरेबिया, दे हैव विजन 2030, ठीक है ना। तो आपको एक लॉन्ग टर्म विजन तो रखना है ना लोगों के सामने कि हाँ अगले 10 साल में 20 साल में हमें ये अचीव करना है। मीडियम टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन, बजट फिर उसी तरह से रहेगा। यू कैन नॉट इग्नोर दोज विजन। इफ यू हैव वेल डिफाइंड विजन तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते बजट में। बट इफ यू डोंट हैव एनी रिटन वेल डिफाइंड विजन तो आप कुछ भी कर सकते, ठीक है ना। एक बजट में कुछ दूसरा हो सकता है, नेक्स्ट बजट किसी दूसरे साइड मूव कर सकता है। और हम वही देख कि ये बजट जो है इट इज़ मोर पॉलिटिकल इन नेचर। इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक्स है उसको इग्नोर किया गया है उसमें, और पॉलिटिक्स फ्रंट पे। सर, एक सवाल और है कि 2018 से 2023 तक का एक डेटा है, 5,000 लिस्टेड कंपनीज की जो सेल्स है वो 52% इंक्रीज होती है, और टैक्स जो होता है 36%, और उनका प्रॉफिट पहुंच जाता है 187% तक। और जबकि एक स्टडी है 2014-15 से 18-19 तक की, वहाँ पे 30% सेल बढ़ती है, और आपका जो टैक्स इंक्रीज होता है 38%, और प्रॉफिट पहुंचता है 90% तक। तो ये कंपनीज टैक्स रिलैक्सेशन का फायदा उठाती हैं, लेकिन जॉब जॉबलेस ग्रोथ करती हैं। तो हमारा बजट इन्हें जॉब क्रिएशन पर फोकस करने के लिए कैसे इंसेंटिव दे सकता है? बजट में कहा गया है ना, इंसेंटिव देना है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ कर रही हैं, आप देख रहे हैं कि टैक्स उनका जो है उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उनका इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ कर रही हैं। तो ऊपर से हम गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे रही है, तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है सर? हाँ, ये मतलब एग्जैक्टली इस डेटा से हम अवेयर नहीं है जो आपने बताया 30% आर पेइंग दिस मच ऑफ टैक्स। लेकिन ये एक इशू है, एंड इट इज़ द रियल कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। कि कुछ फर्म, कुछ लोग, कुछ सेक्टर्स, ठीक है, वो इकोनॉमी को मूव कर रहे हैं इकोनॉमी में, और बाकी नहीं कर पा रहे हैं। जॉब जनरेशन का जो है, व्हेन वी लुक एट द बेसिक कंपोजिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो जनरली जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन में हर कंट्री ने ये किया कि हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से, एग्रीकल्चर से निकलना है, और वी हैव टू मूव टूवर्ड्स मॉडर्न सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। तो सभी कंट्री का वो पाथ था, सभी ने अपने आप को एग्रीकल्चर से निकाला और मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ मूव किया। इन दैट प्रोसेस देयर वाज आल्सो अर्बनाइजेशन, कि जब आप इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो लोग गांव से निकलेंगे, शहर में आएंगे, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अर्बनाइजेशन। इंडिया को जब हम देखते हैं, बिकॉज इन इंडिया वी आर growing at a high rate since last around 30 years. Even in the 80s, our growth was 5%. That was satisfactory growth. ठीक है, तो 5% 80s में, then 6% in 90s, then 8% in after 2001. Okay? ऐसा वर्ल्ड में बहुत कम हुआ है कि कोई कंट्री 30-40 सालों तक ग्रो करे और उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन डायमेंशन है वो इतना खराब। मतलब जनरली आप देखते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारे पास सक्सेस केसेस हैं, वी हैव फर्स्ट वी हैड जर्मनी एंड जापान जो वापस से रिकवर हुए। देन वी हैव ईस्ट एशियन कंट्रीज, टाइगर इकोनॉमीज जिनको हम कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव चाइना। जॉबलेस ग्रोथ ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा इंडिया में हो। इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो जो मूवमेंट है, मूवमेंट फ्रॉम प्राइमरी टूवर्ड्स सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज, मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, ये बिल्कुल नहीं हो पाया। मतलब बहुत स्लो है। अभी भी हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका ये है कि इसका रियलाइजन आफ्टर बिफोर 90s our economic approach was different. We were following a mixed
type of model where you can say that was socialist, more socialist in approach. Then after 90s we started moving towards market, कि अब हम मार्केट की तरफ जाएंगे और मार्केट इज़ द रियल सोल्यूशन, मार्केट से हमारा सब कुछ होगा अल्टीमेटली। फर्स्ट देयर विल बी ग्रोथ, तो ग्रोथ होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, एंड द अल्टीमेट प्रॉमिस वाज दैट देयर विल बी ट्रिकल डाउन, कि वो जो ग्रोथ होगा देयर विल बी सम लीडिंग एक्टर्स, लीडिंग सेक्टर्स, वो उसको ग्रोथ पुलर्स होंगे, लेकिन वो ग्रोथ जो है वो अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन होके लोगों तक आएगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये बाकी कंट्रीज में हुआ ऐसा कि वो ग्रोथ ट्रिकल डाउन हुआ, ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ। शायद यहाँ पे स्टेट पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए कि ट्रिकल डाउन क्यों नहीं हुआ। हम अगर प्राइवेट मार्केट की तरफ मूव भी कर रहे थे, देर वॉज स्पेस फॉर गवर्नमेंट, देर वॉज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन दैट। गवर्नमेंट ने वो रोल प्ले नहीं किया है, और उस वजह से जो मार्केट है हैज़ टेकन इट्स ओन फॉर्म, और उसमें बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे इंडिया। ये रियल इशू है एम्प्लॉयमेंट का, दैट my opinion is that ultimately state has to play its role in the overall economy, even if you are relying on the market। वो ठीक है, आप मार्केट को यूज़ करेंगे, लेकिन ये आप नहीं मान सकते हैं कि मार्केट सब कुछ खुद से सही कर दे। एक सवाल है सर, डोमेस्टिक कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम के बिना ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी। इस बजट में मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाने के अलावा आपको कौन से मेजर फिजिबल लगते हैं तो जॉब क्रिएट कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं हमारी स्पेंडिंग, क्योंकि स्पेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो आपको कौन से मेजर से जो फिजिबल लगते हैं ये चीज़ होगी? एज फार एज टैक्स एंड कंजम्पशन इज कंसर्न, तो ज़्यादातर तो टैक्स को लोग उस सेंस में लेते हैं कि टैक्स कम हो जाएगी, तो वो पॉपुलिस्ट मेज़र है गवर्नमेंट का। लेकिन टैक्स बढ़ने से ठीक है, अगर आप टैक्स कम करते हैं तो टैक्स कम करने से जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ती है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, एंड कंजम्पशन बढ़ने से अल्टीमेटली कंजम्पशन इज़ पार्ट ऑफ जीडीपी, तो जिसको हम जीडीपी कहते हैं, तो वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट ट्रेड, तो उस सेंस में कंजम्पशन हेल्प करता है इकोनॉमी को। दो तरह की अप्रोच हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तो ये है कि टू डिपेंड अपॉन डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक कंजम्पशन, या दूसरा अप्रोच ये हो सकता है रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट, कि हम बाकी दुनिया को सेल करेंगे, जो चाइना का अप्रोच है कि हम एक्सपोर्ट करें एंड देन वी विल जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इट। एक तो ये हो सकता है कि सिंस वी हैव अ साइजेबल मार्केट बोथ इंडिया एंड चाइना, तो वी हैव साइजेबल डोमेस्टिक मार्केट, बहुत सारा कस्टमर कंज्यूमर है, तो अगर आप उनकी इनकम बढ़ाएंगे तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से आपका बढ़ सकता है। इनकम टैक्स हमने पहले भी बताया है, इनकम टैक्स जो भी हुआ है न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम, उस प्रोसेस में क्या हुआ है, देयर इज नॉट मच रिबेट इन रियल सेंस। अभी भी आप टैक्स उतना ही पे करते हैं जितना ओल्ड रिजीम में पे, नाम बदल गया है, स्लैब बदल गए हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप जो टैक्स रिबेट्स थे इन्वेस्टमेंट से या बाकी से, तो वहाँ से आपको कुछ रिटर्न होता था, और इसमें वो सब है नहीं, तो अब मोर आर लेस वही है। तो ये कंजम्पशन बूस्टिंग नहीं, गवर्नमेंट का वो पर्पज़ है भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कंजम्पशन नहीं बढ़ा रही है इनकम टैक्स चेंज करके। हाँ, एक अप्रोच हो सकता है कि आप, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को जब हम देखते हैं तो डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, हमारा जो ट्रेड सिनारियो है वो अच्छा नहीं। हमने बहुत कोशिश की कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े,
लेकिन जब हम पिछला पूरा 30-40 साल का डेटा देखते हैं जी। तो उसमें शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है, और इम्पोर्ट कम। इम्पोर्ट अदरवाइज वी आर इन कंटिन्यूअस ट्रेड डेफिसिट हर साल, ठीक है। जी। तो वो सिचुएशन जो एक्सटर्नल बैलेंस सिचुएशन है कंट्री की, वो काफ़ी ख़राब भी करता है, क्योंकि इफ़ यू हैव डेफिसिट इन ट्रेड देन यू नीड फॉरेन एक्सचेंजेस फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि इंडिया को जो है माइग्रेंट्स सेंड करते हैं रेमिटेंसेस वहाँ से, वी गेट लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म कंजम्पशन बूस्टिंग। इस बजट का पर्पस तो नहीं है, या पिछले दो बजट जो भी जिसमें टैक्स चेंज किया गया है, जी। दैट इज सिंपली टू अपीज कि देखो हमने चेंज तो कर दिया, और ये नया है वो पुराना है, लेकिन अल्टीमेटली हम वहीं पे हैं, उससे। सर, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की चीज़ मार्केट में आई है, नहीं लोग हम्म, बहुत कंफ्यूज हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या है। नहीं इस और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कंपनीज, एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट, इसका बेनिफिट किसको होगा? पहले तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताइए, क्या चीज़ जी, है? स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा से, वो नया नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का शायद इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया है, लेकिन 50,000 स्टैंडर्ड से 75,000 कर दिया। 50 से 75, जी। एंड दैट इज फॉर सैलरी, फॉर इनकम टैक्स, जी। ठीक है, जी। नॉट फॉर अदर टैक्स। इनकम टैक्स में हमें ये होता है कि यू हैव नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस, रिबेट्स, but this is standard that irrespective of your salary, amount of salary, we will deduct 50%, then calculate that, ठीक है। तो वो 50,000 तो आपका पहले सैलरी से कम कर दिया जाएगा, जी। फिर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अप टू 3 लाख देर इज नो टैक्स एंड योर इनकम इज 3,50,000, so first we will deduct that amount 50, so even after having 350 you are not paying anything, okay? तो इसका फ़ायदा जाहिर सी बात है, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं ये उन्हीं के लिए, और उन्हीं को इसका फ़ायदा है, जो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं भी है। आप 50,000 एंड देन नाउ वी हैव 75,000, तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं। और एक सर, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल गेन, क्योंकि इस बजट में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया है, और साथ में शायद इंडेक्सेशन, जो इंडेक्सेशन का इशू है जी। वो भी आ रहा है, तो उस पर लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। कैपिटल गेन टैक्स when you hold uh, when you invest in property for long term, okay, and ultimately you have to pay some, and that is capital gain. Suppose you are investing in property, okay, 1 lakh rupees, and after 5 years, जी। suppose you are selling that property for 2 lakh, okay, so there is gain of 1 lakh, so you have to pay tax on जो आपने 1 लाख लगाया था, और गेनिंग अमाउंट पे टैक्स एक, देना हाँ, है। वो कैपिटल गेन जी। का नाम, तो 1 साल के बाद आपको उस 1 लाख पे टैक्स पे करना। पहले ये था, इस बजट से पहले, कि फर्स्ट दे एडजस्ट दैट गेन फॉर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, कि एक आपने 5 साल में 1 लाख का गेन किया है, तो इस 5 सालों में सपोज द कंपाउंड इन्फ्लेशन इज 30%, 5-5, 6-6% का इन्फ्लेशन है या किसी साल, तो 30% तो इन्फ्लेशन हो गया। जी। तो आपने रियल सेंस में आपका जो गेन है दैट इज नॉट 1 लाख, बट इट इज 70,000, क्योंकि 30,000 तो आपका इन्फ्लेशन, जी। ठीक है। तो उस 70% पे टैक्स, ठीक, दैट इज नोन एज इंडेक्सेशन, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा है कि देर विल बी नो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन, तो आपका 1 लाख का गेन है, आप 1 लाख पे टैक्स पे करेंगे, दैट दैट टैक्स रेट इज लो, पहले शायद 20% था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि अ, मान लीजिए 5 साल के बाद आपने आपकी प्रॉपर्टी का रेट जो है, ठीक है, वो 30,000 ही पड़ा, ठीक, जो भी इन्वेस्टमेंट था, कोई ज़रूरी नहीं लैंड है,
30,000 बढ़ा, और 30,000 30% इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है? तो रियल गेन तो कुछ है नहीं, आप तो ज़ीरो पे हैं ना। जी। आपने जितना इन्वेस्ट किया था, आपको उतना ही मिला है। नाउ इन दिस सिस्टम, इन दिस न्यू सिस्टम, यू हैव टू पे टैक्सेस इवन इन दिस सिनेरियो, कि आपको गेन तो कुछ नहीं हुआ है, जी। लेकिन आपको टैक्स पे करना है। तो आप जहाँ थे, जितना इन्वेस्ट किया था, आपको उतना ही मिला है, लेकिन फिर भी आपको 12% टैक्स पे करना है। ओल्ड सिस्टम में क्या था कि अगर आप वहीं पे हैं तो आपको ज़ीरो टैक्स पे करना है, क्योंकि जो भी इंक्रीज़ है, जो गेन है, दैट इज़ सिंपली दैट इज़ सिंपली अकाउंटिंग इन्फ्लेशन। तो फिर वहाँ पे आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत है, जी। ठीक है? तो लॉजिकली इट इज़ फ्लॉड, जो न्यू सिस्टम है, इंडेक्सेशन लॉजिकली सही, ठीक है? व्हेन वी गेन कैपिटल ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से 1 साल के अंदर ही आपने सेल कर दिया, उस पे कुछ फ़ायदा हुआ, वो बेसिकली दैट इज़ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, बल्कि वो आपका उस साल का इनकम मान लिया जाता है, हम्म। और दैट इज़ ट्रीटेड एज इनकम फॉर टैक्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नाम से भी क्लियर है, डायरेक्ट वो है जो डायरेक्ट लोगों पे फॉल करता है इनकम टैक्स से, ठीक है ना, या इंडस्ट्री पे करता है डायरेक्टली, ठीक है ना, दैट वी कैन नॉट स्विच टू अदर, द बर्डन ऑफ टैक्स लाइज ऑन द सेम पर्सन ऑन विच इट इज लिवाइड। इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, ठीक है, जो एक दूसरे पे बर्डन को स्विच किया जा सकता है, कि जो प्रोड्यूसर है उसको टैक्स अमाउंट कंज्यूमर पे स्विच कर दिया है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स दे कॉल इट प्रोग्रेसिव, okay, for indirect tax they use term regressive, okay, because it falls more heavily on the people who have less income. You cannot avoid, okay. Ultimately you go for purchase and you have to pay tax, okay? And the rate of tax is same for everyone irrespective of income, okay. Income tax is a direct tax is in accordance with the income, okay. So if you have high income, you have to pay high tax. Your income is low, you have to pay low income. लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, वो ये नहीं देखता है कि बंदे की इनकम क्या है, तो सभी पे बराबर है, okay? So in that sense it is regressive. सर, अर्बन गवर्नमेंट को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए हम्म, क्या और ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की ज़रूरत है? जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले 3 यूपीएससी स्टूडेंट की डेथ हो गई हम्म, दिल्ली के अंदर। जी, तो अर्बन गवर्नमेंट का काम होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोकल, उसको जो है ठीक करना। हम्म। तो क्या फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है या एफिशिएंसी की कमी है? क्या कमी है जो हम देखते हैं? क्या उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी देने से चीज़ें बेहतर होंगी? फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इज वन ऑफ द कोर थिंग फॉर डेवलपमेंट, और वो हम इंडिया में बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि अल्टीमेटली देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन के। जब आप चाइना को देखते हैं, चाइना तो डेमोक्रेसी था नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे देर इज नो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन चाइना, okay, बट देयर इज फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन रियल सेंस, okay? जो 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 आपने बताया, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, रूरल हो चाहे अर्बन हो, उसको फाइनेंशियल पावर पूरा है, दे हैव फुल कंट्रोल ओवर रेवेन्यू जनरेशन, कि आप कैसे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एंड इफ यू आर जनरेटिंग मोर रेवेन्यू देयर, यू विल गेट मोर शेयर। तो वहाँ पे फाइनेंशियल डिसेंट्रल दे यूज इन चाइना, दे यूज फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एज ए स्ट्रेटजी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या हुआ कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है, वो उसका कंपटीशन उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से, वो ये देखता है कि क्या बगल वाला डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं जनरेट कर ले रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा। तो अल्टीमेटली देयर इज कंपटीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, अमंग डिस्ट्रिक्ट, okay, अमंग रूरल यूनिट। इंडिया में हमने बहुत बात की डिसेंट्रलाइजेशन की शुरू से, कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा,
लेकिन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन हुआ यहाँ पे कि सभी अपना अपना रिसोर्सेज जो भी जनरेट करते हैं, बस यू हैव टू सबमिट ऑल दोस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल एलोकेट रिसोर्सेज टू स्टेट्स। ठीक है, और स्टेट फिर जो भी अर्बन यूनिट्स हैं, रूरल यूनिट्स, वहाँ पे एलोकेट करेंगी। तो यहाँ पे इंडिया में अभी कुछ इन रियल सेंस तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि जो आपके अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे नगर पालिका है, वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज जनरेट करें, लेकिन ऐसे इतना इजी नहीं है जब तक कि रियल पॉलिटिकल पावर उनको नहीं दिया जी जाएगा। जी। तो ये आप जो है रोड बना दी और आप होर्डिंग लगवा रहे हैं और आप पैसे ले रहे हैं, जो रियल पॉलिटिकल पावर जब उन्हें दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि भाई आप रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, दैट विल बी good strategy not only for the development of urban spaces but also for overall economic development. सर अभी बजट में 1 करोड़ लोग टॉप 500 कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप करेंगे। अब किसी कंपनी में वैकेंसी नहीं है और कंपनीज जो काम करती हैं वो प्रॉफिट पर काम करती हैं, तो ये स्कीम फेल हो सकती है क्या? और प्रॉपर रिसर्च और एग्जीक्यूशन के साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगी, जो कि करंटली 40% के समथिंग बताया जाता ये गवर्नमेंट का फोकस इस बजट में है टू टू इम्पार्ट स्किल, जो कि काफ़ी फोकस रहा है। तो और उसकी ज़रूरत भी है इंडिया में, जाहिर सी बात है। कई बार हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं उनको स्किल इश्यूज आते हैं जॉब मार्केट में, और इंटर्नशिप इज़ गुड अप्रोच कि आप पीजी में हैं और आप इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स प्राइवेट। यू आर believing a free system, you cannot force, you can nudge, government can nudge। okay, so nudging uh, is one approach कि ठीक है, गवर्नमेंट उनको प्राइवेट सेक्टर को कोशिश करेगी कि भाई ठीक है, आपका बहुत सारा CSR फंड होता है, आप उसको यूज़ कर लें। और अगर प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर को करना भी चाहिए शायद इंटर्नशिप, क्योंकि हमारे जब इतने सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं डिफरेंट कोर्सेज में, तो हमें बहुत सारा इंटर्नशिप स्पेस भी चाहिए। रिसेंटली नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज स्टार्टेड डूइंग दैट कि इंटर्नशिप कर सकते हैं आप वहाँ पे, या जो पहले से भी कराते थे उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी वो करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर की जो जो कि वो नहीं कर रहे हैं इंडिया में, जो कि हमें बाहर देखने को मिलता है कि वो करते हैं। जी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये चीज़ कि भाई ये ने करना चाहिए, तो उन्हें भी सीरियस लेना चाहिए और शायद इंटर्नशिप होनी चाहिए। हाँ, अब ये कि ये सारी स्ट्रेटजी कितनी कारगर होगी रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जी के लिए, वो एक डिफरेंट इशू है कि क्या आप इंटर्नशिप करके, सिर्फ इंटर्नशिप से जॉब जनरेशन हो सकता है। ठीक है, जबकि आपका जो ग्रेजुएट है वो जो जो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन में उसकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहाँ वो ज़्यादातर टाइम रहा है, तो वो हुई है कि नहीं हुई है। शायद ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है, जो टेक्निकल पार्ट है एजुकेशन का, उसके लिए वी नीड लॉट ऑफ रिसोर्स, वी नीड लैब, तो उसकी कमी है। और वहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से वो कमी कर रखी है। जो एजुकेशन सेक्टर पे जब आप बजट देखते हैं, जो लोकेशन है, देर इज़ मार्जिनल इंक्रीज। जी। ओके, एंड in the overall economy, if government cannot ignore two sectors, those sectors are health and education. So at least you government has to take serious these two sectors। एजुकेशन और हेल्थ पे तो आपको एलोकेशन कम नहीं कर, उसको तो बढ़ाना है। ठीक है, कम हुआ है एजुकेशन पे, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो अब ये कि वो ग्रेजुएट्स जो कि पेरेंट इंस्टीट्यूट्स में जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की गई है, देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो 2 महीने की इंटर्नशिप पे जाएंगे और उससे उनमें वो स्किल डेवलप हो जाएंगे, ये भी मुश्किल है। देन फॉर एम्प्लॉयमेंट यू यू नीड रियल स्किल।
इंटर्नशिप करके भी जब तक कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी नहीं तो आप उनको कहाँ नौकरी देंगे, ठीक है। इन इंडियन इकोनॉमी over the time there is increase in the share of services sector, okay. There is more or less uh, fixed share of इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो वही 12-13-14%। सर्विसेज का शेयर आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी, ओके, दैट इज़ मोर इन इंडस्ट्रियल। सर्विसेज में वो बहुत लिमिटेड है। सर्विसेज सेक्टर जो है वो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, सभी को नहीं। इंडस्ट्री में हर तरह के एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। तो इंडिया का जो रियल इशू रहा है, रियल प्रॉब्लम रहा है एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन का, वो ये रहा है कि हमारा generally when we move from primary to modern sectors, so the movement is first you move from primary to secondary and then from secondary to tertiary. Now in India what we are saying कि हम प्राइमरी से सीधे टर्शियरी पे चले गए, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डेवलप नहीं हुआ, तो हम एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे देंगे। सर्विसेज सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है, जितना हमारे पास लोग हैं हम नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म विजन की बात कि आपको इफ़ यू आर रियली कंसर्न अबाउट एम्प्लॉयमेंट तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एरियाज सेक्टर्स वेयर देयर इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी, फिर आपको उस पर बजट एलोकेट करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये ठीक है, इंटर्नशिप का जो स्टेप है ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि इससे एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए वो सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए 40% से 35% तक रिड्यूस कर दिया गया है। जो और टैक्स। हाँ, टैक्स। और चाइना को सेवरल मेजर्स लिए गए हैं कि वो एफडीआई अपना यहाँ पर लेकर आए, और इवन चाइनीज सिटीजन के लिए वीज़ा एक्सेस भी जो है इजी किया गया है। तो चाइना की हिस्ट्री रही है इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म की और डेट ट्रैप की। तो क्या इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को चाइनीज कंपनीज के इंडिया में आने से खतरा है, या वो कोलैप्स हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो ये इंडिया काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएँ, लेकिन उसमें कामयाबी कम मिली है। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत कम आता है। मोस्ट ऑफ द कैपिटल फ्लोज दैट वी आर गेटिंग दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, जिसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज कहते हैं, तो वो ज़्यादा आता है। और जो रियल इन्वेस्टमेंट है कि बाहर के लोग आए और बाहर की कंपनी आए और वो यहाँ पे अपना जो है ऑफिस खोले, बिल्डिंग बनाए, ठीक है, तो जो जो एफडीआई वो नहीं हो पा रहा। शॉर्ट टर्म कैपिटल जो है इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि वो देर में भी सडन रिवर्स मूवमेंट ऑफ दैट मनी। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ बहुत सारा, लोगों ने विड्रॉ कर लिया, करना शुरू कर दिया। एफडीआई इज गुड, एफडीआई is stable, that is one thing. Then with the real investment you generate employment, there is good impact on the economy, लेकिन इंडिया उसमें कामयाब हुआ नहीं ना। अगर वो टैक्स रेट कम कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स रेट कम करने से भी मुश्किल है कि आपके यहाँ एफडीआई आए, क्योंकि हम एफडीआई अट्रैक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू वेरियस इश्यूज इन द इकोनॉमी, लाइक लेबर मार्केट इशू, कि हमारा लेबर मार्केट जो है दैट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द फॉरेन कंपनी, तो उस वजह से नहीं आ रहा। तो ये कि चाइना से ये अट्रैक्ट कर पाएंगे एफडीआई, ये अभी मुश्किल है ये कहना कि आपका टैक्स रेट कम करने से या जो भी टैक्स है उसका बजट का जहाँ पे इसका डिस्कशन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एफडीआई चाइना से आ रहा है। हाँ, अगर चाइना से बहुत ज़्यादा एफडीआई आ जाए, ठीक है ना, जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो दैट मे बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द इंडिया गिवन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ओके, कि
कि ultimately you when you attract FDI you are trying to fit yourself in the global value chain, क्योंकि अभी का जो जो ग्लोबल प्रोडक्शन है इट इज़ फ्रेगमेंटेड। मैंने एक काम कुछ कंट्री में होगा, उसका दूसरा काम दूसरे कंट्री में होगा। तो आईफोन जो है वो आईफोन का पार्ट बहुत सारे कंट्रीज़ में बनता है, फिर वो अल्टीमेट आइडिया यूएस का है, कंपनी यूएस की है, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कंट्री में, देन फाइनल असेंबलिंग इज डन इन चाइना सपोज। तो चाइना का जो पार्टिसिपेशन है इन द होल प्रोसेस वो फाइनल स्टेज पे आता है, ठीक है। अगर आप चाहे इफ यू आर लिंकिंग योर सेल्फ इन द ग्लोबल वैल्यू चेन विद चाइना थ्रू द चैनल ऑफ एफडीआई दैट मे बी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर कोई जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो फिर आपका इशू है, ठीक। और सर बजट में 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की बात की गई है, जिनको के लिए कहा गया है कि डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना है। लेकिन 50% पॉपुलेशन तो ऐसी है जिसके पास इंटरनेट नहीं है और मोबाइल नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी को मिनिमम रिस्क के साथ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और बजट में उन लोगों के लिए क्या गैप्स हैं जिनके पास इंटरनेट और मोबाइल एक्सेस नहीं है? देखिए ये तो पॉलिसी का मसला है। बजट इज बेसिकली फॉर रिसोर्स एलोकेशन, देन देयर मे बी सम डिस्कशन ऑन पॉलिसी कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा जी इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बजट का कोर पार्ट नहीं, ठीक है। एज फार एज डिजिटल यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज कंसर्न, इंडिया का देर इज विजिबल चेंज। आप पिछले 5-7 सालों में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है हमें इंटरनेट के यूज़ में, मोबाइल इंटरनेट के यूज़ में, इन यूज़ ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लाइक पेटीएम। तो उसमें जो इंडिया को कामयाबी मिली है वो ज़्यादा, बाकी कंट्रीज़ को नहीं मिली उतनी, अदर कंपेरेबल डेवलपिंग कंट्रीज। तो उस फ्रंट पे तो ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आगे और भी होगा। हाँ ठीक है कि देर आर पीपल who cannot afford mobile phone, smartphone, cannot afford इंटरनेट के, तो वो तो एक अलग क्वेश्चन है, वो अलग डिबेट है कि भाई उनका इनकम जब बढ़ाएंगे आप तभी तो वो शायद वो चीज़ें कर पाएंगे कि वो इंटरनेट का यूज़ करें, ठीक है। लेकिन फिर भी इस फ्रंट पे काफ़ी कामयाबी है, काफ़ी सक्सेस है का पिछले 4-5 सालों में विजिबल चेंज। तो वहाँ पे ठीक फ्रंट हम हमारा ट्रैक सही है, डिजिटाइजेशन, यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूज़ ऑफ इंटरनेट, वो सारा कुछ हो रहा है। सर गवर्नमेंट ने फॉर्मल सेक्टर्स में जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनको 15,000 रुपीज़ देने की बात की है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो क्या इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अगर कंपनी हायर कर लेती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या ये फिजिबल है कि जो है आप नए एम्प्लॉयज़ को 15,000 रुपीज़ दे रहे हैं? आप जानते हैं यहाँ पर डेटा डिस्क्रिपेंसी कितनी ज़्यादा है। उन्होंने बता दिया न्यू एम्प्लॉयज़ और हुए नहीं, या इनएफिशिएंट हुए, उनके पास वो काबिलियत नहीं हुई, तो क्या इकोनॉमिक बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा गवर्नमेंट? क्योंकि बजट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिंपली फॉर अपीजमेंट, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। वो इसलिए की जाती है कि कुछ अनाउंसमेंट आपको करना है, जी जी। ये स्टेप जो है इससे इकोनॉमी पे कोई असर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इसका कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी नहीं है कि आप क्यों पे करेंगे या उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम है दैट लाइज इल्स, वो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि दैट यू हैव टू जनरेट रियल रिसोर्स, रियल spaces where we can employ our people, okay। you have to impart skill, रियल स्किल, ठीक है। तो वो रियल चीज़ें हैं, ये जो ऐसा मेजर जो है उससे कोई इकोनॉमी पे फर्क पड़ जाएगा या एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, जी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पर टैक्स बढ़े हैं, और 2019 से 23 तक एक डेटा बोलता है कि 120 मिलियन नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आए हैं। आप एक तरफ देख रहे हैं राइजिंग हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि अप टू 40% तक है, और नए इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट में जा रहे
और जो कॉमन मैन है उनके टैक्स इंक्रीमेंट के से क्या बेनिफिट मिलते हैं? हम लोग टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं तो बेनिफिट क्या होगा उसका? देखिए, टैक्स के दो साइड, ठीक है। एक साइड ये है कि दैट अल्टीमेटली वी आर गेटिंग रिसोर्सेज ड्यू टू टैक्सेस, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक रिसोर्स? मोस्ट ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज आर सिंपली टैक्स। गवर्नमेंट का और भी रिसोर्स हो सकता है, ये कि आप कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल कर दें। यू कैन सेल पब्लिक यूटिलिटीज, लाइक सपोज गवर्नमेंट इज सेलिंग एयर इंडिया, तो वहाँ से रिसोर्स आ सकता है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नथिंग बट टैक्स, okay. And income direct taxes are more in India, okay? The share of direct taxes is more than a share of indirect taxes when we look at India after I think 90s. पहले indirect taxes था, तो एक तो ये है कि आपको रिसोर्स जनरेट करना, ठीक है, तो आपको टैक्स रखना। देन नेक्स्ट इज दैट when you reduce tax, okay, that may be स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कि आप टैक्स कम कर रहे हैं तो अभी तो आपका रिसोर्स कम हो जाएगा, लेकिन टैक्स कम करने से क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में आपका इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेगी, ठीक है, और उसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म में आपका रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा होगा। तो अभी हम टैक्स कम कर रहे हैं, उसकी वजह से फ्यूचर में हमें ज़्यादा, जी। ठीक है। तो देर इज ट्रेड ऑफ कि आप क्या करना है। आपको अभी रिसोर्सेज चाहिए या अभी आप उसको फोरगॉन करके आपको फ्यूचर में ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हियर कम्स द पॉलिटिक्स। मैंने इंडिया में डेमोक्रेसी है, 5 साल गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट 10 साल के बाद की प्लानिंग क्यों करेगी जनरली, ठीक है। इज़ नॉट गुड गुड पॉलिटिक्स कि आप 10 साल बाद का सेट करते हैं कि अभी हम सब अपना कम कर लेते हैं रिसोर्सेज, और ये देखते हैं कि 10 साल के बाद उससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ये जो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसके ये नुकसान भी कई बार होते हैं कि यू यू डोंट स्टिक टू द लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारा अगला बजट भी हमें पेश करना होगा और उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज सही रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत कम हो जाए। तो टैक्स रियल इशू ये है कि टैक्सेस जो है कम नहीं किए जा रहे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर कंजम्पशन बूस्टिंग, बढ़ा भी रहे हैं कहीं जी। कहीं आपने। और सर, इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है उसको रिमूव कर दिया गया है और प्रॉपर्टी प्राइसेस से ज़्यादा हो जाएंगे। हम्म, जो सेल करने वाला होगा वो भी ज़्यादा में बेचेगा, बेनिफिट कम होगा, और जो खरीदने वाला होगा उसको भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हम्म, और ये सेलर और बायर दोनों को हर्ट करेगा। क्या जी। ये स्टेप जो है रियल एस्टेट बिजनेस को डिक्लाइन करेगा? इंडेक्सेशन का इश्यू हमने पहले आपको समझाया कि क्या जी, होता जी। है और एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है। देयर विल बी नो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। तो नो, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रियल स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। व्हेन वी लुक एट द रियल एस्टेट जी, सेक्टर in some places, mainly in urban areas, now the property rates are quite poor price, okay. So when you go for uh, purchasing uh, house for your own need, not for investment, okay, so you have to pay a huge amount of. There may be this may be a strategy for reducing housing prices, property prices. That is, in some sense, that is good, okay. But when we look at it in a purely investment perspective, okay, so there are issues, as I said, that it is illogical. Why you have to adjust for inflation, जी, जी। okay? Until and unless you are adjusting for inflation, uh, someone may be paying taxes without any increase in the property, okay? So logically it is एक सर रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें 2 से 10 लाख रुपए कमाने वाले लोग जो हैं वो 56% गोल्ड को ओन करते हैं, और इसको सिक्योर इन्वेस्टमेंट समझता है मिडिल क्लास, और इस पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया है। gold. जी, जी। जो
आप रखेंगे, बेचेंगे तो सिक्योरिटी मतलब एक आपका इन्वेस्टमेंट है जो गेन होगा, उस पे टैक्स ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुके हैं और एफडीआई पे हमने रिड्यूस किए हैं और जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, हम उनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं 3000 का कि आप हायर कीजिए लोगों को और हम आपको 3000 का इंसेंटिव देंगे। तो क्या ये बजट सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल क्लास को जो है टैक्स रिलैक्सेशन देने के लिए और मिडिल क्लास के जितने भी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में वहाँ टैक्स बढ़ा दिया, इंडेक्सेशन बेनिफिट बढ़ा दिया गया है और जो है कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो मतलब क्या मतलब ये आप किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं? कि आपको सारा टैक्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एवरेज इनकम वालों से वसूल करना है और जो एम्प्लॉयी जनरेट करने की आप जिनसे बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उन लोगों को आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जबकि रिसेंट स्टडी में देखा गया है वो जॉबलेस ग्रोथ कर रहे हैं। इस पे थोड़ा इस पे गवर्नमेंट बताइए? का जो आर्गूमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर का वो ये है कि पास्ट में हमारा जो अ, ये क्लास था कैपिटल गेनर जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं ये कम थे लोग। Okay? Now, over the time, there is increase in this group. Lot of people are investing in number of properties. Okay, so यहाँ पे since there is emergence of a new uh, class, so there is need of uh, people are making huge money by simply by investment. Okay, so we can also generate resources from taxing these people apart from direct taxes, indirect taxes, income tax. There is some because the state has to look for new sources of revenue. Okay? Now, whether it is good for investment or not, of course it is not good. It's bad for investment. Okay? But ultimately, there may be adjustment with the new system in the next year after 6 months. Uh, there may be because when you look at the response of stock market, तो स्टॉक मार्केट बजट से ना तो बहुत प्लस हुई ना बहुत ज़्यादा जी, माइनस हुई। ठीक है, वी कैन टेक दैट एज एज अ इंडेक्स क्या मार्केट के लिए सही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हमने ये बताया आपको कि गवर्नमेंट को दोनों चीज़ें देखनी है। जी, जी। इट हैज़ टू लुक एट द रेवेन्यू साइड एंड देन सर यूजीसी का जो बजट एलोकेशन किया गया है, वो 2900 करोड़ किया गया है, जबकि लास्ट टाइम 6000 करोड़ से ज़्यादा था। और एक तरफ हम डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, उसको प्रमोट करेंगे और दूसरी तरफ हम यूजीसी का फंड घटा रहे हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या इसमें इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमारे एक्चुअल एम्स जो हम बता रहे हैं बजट में, क्या वो हैं कि नहीं है? सोशल सेक्टर की जहाँ तक बात है हेल्थ के भी और एजुकेशन की, वो कंटिन्यूअसली हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एलोकेशन कम रह रहा है और इन दोनों सेक्टर्स में ही वी नीड ऑल थ्री थिंग्स एज आई सेड अर्लियर ऑब्जेक्टिव्स, okay, resources and then implementation, not only resources but you need clear cut well defined objectives कि आपको क्या करना है, कितने लोगों को पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कैसी ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, एंड देन यू नीड रिसोर्सेज ऑफ कोर्स। और लास्ट जो इशू है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। एजुकेशन में जब आप देखते हैं कि गांव में स्कूल है, टीचर भी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, ठीक है, बट स्टिल देयर इज क्वालिटी। क्लास फिफ्थ में बच्चा है, उसको कुछ पढ़ना नहीं आ रहा। ठीक, तो इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स मोर। नाउ एलोकेशन स्पेशली फॉर यूजीसी या हायर एजुकेशन की बात की जाए, वहाँ पे एजुकेशन का बहुत ही सीरियस इशू है इन हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कट, reduce, or there may be some marginal increase. So we need uh, fund in higher education badly और वो इस बजट में नहीं दिखा, शायद फ्यूचर में नेक्स्ट बजट में हो, लेकिन हाँ एजुकेशन में वो जी। इशू आ रहा है कि फंड कंटिन्यूसली कट। बजट में 4000 करोड़ रुपए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जो फंड दिया गया है, वो बढ़ा दिया गया है पिछले साल के मुकाबले। और जैसा
आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फंड के क्राइसिस से गुजर रही है। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमें फंड मिलता है, बहुत सारा फंड हम वापस करते हैं, वो कोलैप्स हो जाता है। हुँ, तो क्या अगर हम उस फंड को जो भी हमें मिलता है, उसको सफिशिएंटली यूज़ करके जो हमारे जो सेंटर्स हैं लाइक मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज सेंटर, हुँ। तो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है, उनको टैकल कर सकते हैं और जो हम लोगों को फंड है ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका किस तरह से सही यूज़ किया जाए कि हमें ये कहना ना पड़े कि चलिए फंड कम है, जो अवेलेबल है आप उसको वापस क्यों कर रहे हैं? उसको भी तो सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन है एज़ फार एज़ एलोकेशन इज़ कंसर्न्ड कि गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो ठीक है, बजट का पार्ट है, लेकिन अभी यहाँ यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, वो एक डिफरेंट इश्यू है। ठीक है? तो एलोकेशन ठीक है, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक तो ये है कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कितना एलोकेट किया यूजीसी ने। लेकिन इवन व्हेन वी लुक एट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जी, ठीक है? कि कुछ 4-5 तो वो हैं, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ फंड, ठीक है? जी। एंड देन वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका बिल्डिंग भी नहीं है अभी तक। हुँ, हुँ। 10-15 साल हो गए उनको पास हुए पेपर पे और अच्छा। वो डिग्री भी दे रहे हैं और बिल्डिंग नहीं है, रेंटेड बिल्डिंग चल रही है। एक तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इशू है कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में या जो यूनिवर्सिटी स्टेट है और जो सेंटर है उनके बीच में इवन विद इन वन कैटेगरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें भी ये नहीं होना चाहिए। जो रिसोर्स एलोकेशन है जहाँ पे पहले से कुछ नहीं उसको तो और ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे भी वही ट्रेड ऑफ है कि जिसके पास पहले से सब कुछ बना हुआ है, सारी बिल्डिंग भी है, वहाँ पे भी आपको देना है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे भी एलोकेट करना है। तो ये एक सीरियस इश्यू है कि इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जहाँ पे फंड की क्राइसिस उतनी सीरियस नहीं होती और बाकी जगह फंड की क्राइसिस हमेशा की है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि फंड की क्राइसिस ना रही, ठीक है? यहाँ पे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी एक नई चीज़ की गवर्नमेंट ने, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। तो नाउ जी। बीएचयू इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस टैग, लेकिन अलीगढ़ के पास वो टैग नहीं है। हुँ, तो बीएचयू विल गेट 1000 करोड़ वो मिल जी। गया उनको और वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरे को आपने नहीं दिया तो उसको फिर नहीं है वो 1000 करोड़। ये चीज़ें यू कैन नॉट जस्टिफाई कि क्यों? क्या करना चाह रहे हैं? अगर खराब भी है तो भी उसको पैसे चाहिए, जी, जी। उसको सही करना है और जो ठीक है उसको भी ये दे आर ट्राइंग टू लिंक एलोकेशन विथ परफॉर्मेंस एंड दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। यू कैन नॉट गो फॉर कॉम्पिटिशन कि अच्छा परफॉर्म करिए, ज़्यादा पैसा लीजिए। यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो हुआ है काफ़ी टाइम से, दे आर लिंकिंग एलोकेशन विद द परफॉर्मेंस। वो सही नहीं, सभी को ज़रूरत है, जो ख़राब है उनको भी, जो ख़राब जगह पे है उनको भी और ज़्यादा पैसे चाहिए। उसमें आप ये नहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो हम इनको पैसे ही नहीं देंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि तारिक सर ने हमें बजट के बारे में जो मुश्किल सवालात थे, उनके जवाब बहुत ही बोल्डली और बहुत खुलकर दिए और सवालात ऐसे ही चलते रहेंगे, जवाब भी ऐसे ही आते रहेंगे, लेकिन हमारे पास एक मुख्तसर वक़्त है, तो इसमें हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह अगली बार एक नए मेहमान के साथ होंगे और एक नया अंदाज़ होगा और एक नया टॉपिक होगा, जिस पर हम खुलकर बात करेंगे।